हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, मैंने साइंस का जो सीरीज़ शुरू किया है उसका आज 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो डाल दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस कक्षा 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन कवर किया गया है, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र का भाग अगर नहीं है तो गर्भाशय जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है, क्योंकि मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, गुर्दे ये सभी उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। लेकिन मनुष्य का गर्भाशय जो होता है उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रोलॉजी जो होता है उसमें गुर्दे का अध्ययन होता है। तो किडनी जो होती है उसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी में होता है, इसको याद रखना। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है, यकृत जो होता है यूरिया का निर्माण करता है। तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों, मूत्र में यूरोक्रम नामक तत्व पाया जाता है, एक वर्णक होता है यूरोक्रम, जिसके चलते मनुष्य का जो मूत्र होता है वो पीला रंग का होता है। तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इसको मिलान करना है। तो देखते हैं। ब्रिक जो होता है, ब्रिक यानी किडनी, ये क्या करता है तो मूत्र का निर्माण करता है। और यकृत जो होता है ये यूरिया का निर्माण करता है। और श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है वो त्वचा का निर्माण करती है, यानी त्वचा से श्वेत ग्रंथियाँ निकलती है। और फेफड़े जो होते हैं, तो फेफड़े जो होते हैं CO2 का निष्कासन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों, यकृत जो होता है, लीवर, ये अल्कोहल के निराविशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्कोहल ये निकालता है। और अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग जो होता है यकृत ही होता है, यानी लीवर। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, मानव वृक्क जो होता है उसका क्या कार्य होता है उसको देखते हैं। वृक्क क्या होता है, किडनी होता है। तो उसको देखते हैं। वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि वृक्क जो होता है वो रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो ये स्वच्छ रक्त जो होता है वृक्कीय धमनी से वापस फिर जाता है। तो इसको ये सही है पहला। दूसरा देखते हैं। बोमन संपुष्ट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा से रक्त में भेजा जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों। दोनों जो है ये 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं इसका सही आंसर। हाँ, तो सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, इनमें देखते हैं कौन सा सही है। तो शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि किडनी के माध्यम से मिलता नहीं है, शुद्धिकरण होता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये बिल्कुल सही है, C नंबर। इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, खून की जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य का किडनी खराब हो जाता है तो बाहर डायलिसिस मशीन होती है, जिसके कारण रक्त को शुद्ध कराया जाता है, तो उसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। और शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है। तो इसको याद रखना। ब्रिक में पथरी किसके कारण होती है। तो दोस्तों, ब्रिक में जो पथरी हो जाती है, किडनी की पथरी जो होती है, वो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट, तीनों जो होते हैं, तीनों के चलते ये ब्रिक यानी किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। तो ये तीनों को याद रखना है। यूरिक अम्ल भी होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण और कैल्शियम फास्फेट, तीनों का अधिकता के कारण ब्रिक की किडनी हो जाती है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो दोस्तों, ब्रिक जो होता है यानी किडनी, उससे 1 मिनट में 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है।
तो इसको भी याद रखना 1200 सीसी। क्रेब हैंसलिट चक्र है, तो दोस्तों क्रेब हैंसलिट जो है ये यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। तो क्रेब हैंसलिट जो होता है एक चक्र है, क्रिया है, तो यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु यूरिया का संश्लेषण करने के लिए होता है। तो इसको भी याद रखना। निम्न में सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसको सुमेलित करना है। तो अमीबा जो होता है, अमीबा क्या होता है, तो अमीबा आपका हो जाता है त्वचा सतह रिक्तिका होता है इसका, और उत्सर्जी अंगों का नाम है। तो अमीबा का जो उत्सर्जी अंग है त्वचा सतह का रिक्तिका, और ये केंचुआ का उत्सर्जी अंग जो है उत्सर्जिकाएँ होता है। और झींगा मछली जो होता है, तो झींगा मछली का हो जाएगा आपको हरित ग्रंथियाँ हो जाएगी। और आर्थ्रोपोडो का जो होता है, तो आर्थ्रोपोडो का मेल पिगी नलिकाएँ होता है। तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे विषैला पदार्थ उत्सर्जित होता है किडनी के द्वारा, किडनी इसको बाहर करता है, अमोनिया होता है। दोस्तों ये मूत्र में थोड़ा सा मात्रा में पाया जाता है अमोनिया, जो किडनी के द्वारा मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित होता है। तो ये अमोनिया होता है, हानिकारक तत्व सबसे अधिक विषैला पदार्थ होता है। तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपचार के अवशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो दोस्तों मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के आविष्कार किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो दोस्तों यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। तो इसको भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। तो दोस्तों मूत्र का मात्रा का नियंत्रक जो है वो एडीएच और एल्डोस्टेरोन होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो इससे मूत्र का मात्रा का नियंत्रक में भी कमज़ोर हो जाता है। तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन इसको याद रखना, ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। डाईयूरेसिस में क्या होता है। तो दोस्तों डाईयूरेसिस नामक एक बीमारी होती है जिसके चलते मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और बार बार आपको मूत्र विसर्जन करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसको भी याद रखना। ब्रिक नलिकाओं में दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनर्मिश्रण होता है। दोस्तों ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः सोडियम क्लोराइड का पुनर्मिश्रण होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन अगर पूछे तो ये पूरे शरीर का कुल वजन का 2% भाग होता है। जितना सा आपका शरीर का वजन होगा उसके 2% भाग आपका मस्तिष्क जो होगा वो उसका वजन होगा। तो पूरे शरीर का 2% भाग मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, सेरिब्रम। तो इसको याद रखना। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ताप नियमन, मनुष्य का जो ताप नियंत्रित होता है उसके किसके द्वारा होता है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसको भी याद रखना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है कशेरुकी रज्जु में होता है। तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो दोस्तों श्वसन जो होता है उसका नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो श्वसन का नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लोगेंटा होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह होता है। तो दोस्तों ये मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का जो जांच किया जाता है ईईजी के द्वारा होता है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों न्यूरॉन जो होता है उसका जो एक निकला हुआ भाग होता है एक्सान होता है, एक्सान कहते हैं। और न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र होता है, इसको याद रखना। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है। तो दोस्तों एपिथैलेमस जो होता है वो पीनियल ग्रंथि और हैवेन्युला दोनों के द्वारा निर्मित होता है। तो इसको याद रखना, ये और भी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरुरज्जु के कार्य हैं। तो दोस्तों मेरुरज्जु जो होता है उसका कार्य क्या है। तो मस्तिष्क से आने व जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समय नियंत्रण भी करता है। तो ये और भी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाज के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो दोस्तों मेलिन का आवरण पाया जाता है, मेलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव के जो मेरुदंड होता है उसमें तंत्रिका के 31 युग्म पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति होती है तो उसके कारण एक बीमारी होता है जिसको मस्तिष्क हाइपोक्सिया कहते हैं, तो इसको याद रखना। दोस्तों इसमें सभी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको करते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में आने वाले ही सब क्वेश्चन हैं। तो बस मेरा मकसद है आपको अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराना और आप इसको याद करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया बीमारी जो होती है मस्तिष्क से संबंधित है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क की बीमारी होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क में अल्जाइमर नामक रोग होता है। अल्जाइमर रोग जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो इसको भी याद रखना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें सुमेलित करना है, तो मिलान करना है। तो चिकित्सा उपकरण और उपयोग होता है, तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा चिकित्सा उपकरण और किस कार्य के लिए उपयोग होता है। तो सीटी स्कैन जो होता है, तो सीटी स्कैन किसके लिए उपयोग होता है? तो शरीर की असमानता के लिए, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, शरीर की कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो शरीर की असमानता के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ईईजी इसी को बोलते हैं, ईईजी, ईसीजी इसको बोलते हैं दोस्तों, ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ईईजी हो जाता है मस्तिष्क के लिए होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी होता है, ये हृदय में विकार का पता लगाता है। तो हृदय में जो विकार उत्पन्न होता है उसको पता लगाता है। ऑटो एनालाइजर जो होता है, ऑटो एनालाइजर जो होता है जैव रासायनिक तत्वों में की जांच के लिए होता है। और पेसमेकर जो होता है वो हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए हो जाता है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों प्रेरक कौशल जो होता है मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित है। प्रेरक कौशल जो ललाट में उपस्थित होता है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स किसका नाम है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट्स जो होता है डब्ल्यूबीसी का नाम है। डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स, तो इसको याद रखना। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है लिम्फोसाइट से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त प्लेटलेट्स बिम्बाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोस्तों रक्त का जो प्लेटलेट्स होता है उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, तो इसको याद रखना। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों रक्त में जो प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है तो हेपरिन इसको बोलते हैं। हेपरिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। शरीर में अगर स्कंदन की क्षमता कमज़ोर होती है तो इसमें हेपरिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, और हेपरिन शरीर में पाया भी जाता है। तो रक्त में प्रतिस्कंदक के नाम से इसको जानते हैं, तो हेपरिन याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों हेपरिन नामक एक तत्व पाया जाता है शरीर में, जिसके चलते क्या होता है कि शरीर में जो ब्लड है वो जमता नहीं है, खून आपका जमता नहीं है, तो हेपरिन के चलते, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह का आविष्कार है। दोस्तों रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह जो होता है उसका आविष्कार, ब्लड ग्रुप का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, तो इसको याद रखना। AB रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता कहते हैं। दोस्तों जिसका AB ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी वो रक्त प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रतिकारक नहीं, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए वो किसी से भी रक्त ले सकता है। तो AB ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता उसको बोलते हैं, यानी किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकते हैं। AB रक्त समूह है, तो दोस्तों AB रक्त समूह जो होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए किसी से भी रक्त ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है। तो दोस्तों AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, अभी बताएं आपको, तो इसको भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? दोस्तों अगर
किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो और महिला का अगर बी हो तो उसमें ए बी उपस्थित हो सकता है, उसके संतान जो होंगे उसमें ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है रक्त और ए भी हो सकता है, लेकिन ओ जो होता है वो उसमें उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। यदि दोनों जनकों के रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग हो सकता है। तो दोस्तों अगर दोनों पति पत्नी दोनों का रक्त वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों में जो संभावित रक्त वर्ग होंगे वो ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं और ए भी हो सकते हैं। तो इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो दोस्तों मानव का जो रक्त होता है उसमें ब्लड ग्रुप में अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को भी रक्त दे सकते हैं। तो इसको याद रखना, ये ओ समूह जो होता है, ओ समूह का रक्त, तो वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं, कोई भी ले सकता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है महाधमनी होती है, महाधमनी को सबसे बड़ी धमनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अशुद्ध रक्त जो संचार करता है वो पल्मोनरी धमनी करता है। दोस्तों केवल अगर धमनी हो जाएगा, ये धमनी जो होती है हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है शरीर को, फेफड़ों से लेके शरीर को शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी अगर लग जाएगा तो अशुद्ध रक्त संचार करती है। तो इसको याद रखना, पल्मोनरी धमनी अगर होगा तो अशुद्ध हो जाएगा और केवल धमनी होगा तो शुद्ध हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है पलिया होता है, क्योंकि रक्त का निर्माण पलिया में होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायलिसिस होती है, आपको अभी बताए हैं, डायलिसिस के द्वारा ही रक्त को शुद्ध किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है तो ये धमनियों पर अगर दबाव ज़्यादा होगा रक्त का तो इसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इसके चलते। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? दोस्तों बूढ़े लोग को जो वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसका क्या होता है, रक्तदाब घट जाता है। तो इसको याद रखना, ब्लड प्रेशर जैसे लो हो जाता है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसका सामान्य रक्तदाब जो होता है तो 120 से 80 mmHg होता है। इसको याद रखना। ये अगर आप ब्लड प्रेशर जांच कराने जा रहे हैं तो अगर 120/80 है तो समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? दोस्तों एस्फिग्मोमैनोमीटर होता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। तो इसको याद रखना। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो दोस्तों मानव रुधिर जो मानव ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर सामान्य स्तर देखा जाए तो 140 से 180 mg/dl होता है। तो इसको याद रखना, इतना अगर होगा तो समझ लीजिए आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिरक्त स्त्राव है। दोस्तों अधिरक्त स्त्राव क्या होता है? हीमोफीलिया। तो एक अनुवांशिक बीमारी होती है, हीमोफीलिया जो होती है ये अनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, आपको चोट लगने पर रक्त का स्त्राव होता ही रहता है, तो इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी जो होती है अनुवांशिक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो बायां नीला जो होता है, बायां नीला जो होता है ये मानव शरीर का ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है, बायां नीला। अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति जो मनुष्य होता है, एडल्ट व्यक्ति जो होता है उसका जो हृदय की धड़कन होती है तो प्रति मिनट 70 से 80 बार अगर उसका हृदय धड़कता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर यदि अम्लीय निम्न pH हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों मानव ब्लड अगर निम्न pH हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। तो इसको याद रखना, निम्न pH हो जाए तो। दोस्तों अगर अम्लीय हो जाए तो दोस्तों ये मानव रक्त जो होता है
उसका pH वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो इसको याद रखना 7.4। अगर अम्लीय हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो विलियम हार्वे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके शरीर में प्लेटलेट संख्या अगर 2 लाख से अधिक होगी तो बिल्कुल वो नॉर्मल उसका प्लेटलेट्स है। तो उसको याद रखना, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 2 लाख से अधिक होती है, 2 लाख से 4 लाख के बीच में होती है, तो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है दोस्तों। तो हृदय जो होता है, हृदय क्या करता है, तो हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। तो इसको ये देखिए, हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। और क्या है, धमनी है, धमनी क्या करता है, तो दोस्तों धमनियाँ जो होती हैं वो रक्त को हृदय के अंगों तक ले जाती हैं। तो इसको भी देखना, धमनियाँ जो होती है रक्त को, यानी ये क्या करती है, धमनी जो होती है रक्त को हृदय के अंगों तक ले जाती है। और सिराएँ जो होती है रक्त को शरीर के हृदय तक पहुंचाता है दोस्तों, रक्त को शरीर के हृदय तक पहुंचाता है। और कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं धमनी तथा सिरा के रक्त को सम्मिलित करती है। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, धमनियाँ जो होती है ये हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। और सिराएँ जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है दोस्तों। तो रक्त प्लाज्मा जो होता है, तो रक्त प्लाज्मा क्या करता है, तो ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। और एल्बुमिन जो होता है ओस्मैटिक दाब स्थापित करता है, तो ये भी याद रखना। और ग्लोबुलिन जो होता है वो संक्रामक रोगों में रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजिन जो होता है रक्त स्कंदन आदि रक्त में थक्का बनाने का काम करता है, तो इसको भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र में जो निम्न में से सम्मिलित है वो हृदय होता है। तो हृदय जो होता है ये परिसंचरण तंत्र होता है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है। तो दोस्तों धमनियों में जो रक्त दाब होता है सिराओं की तुलना में अधिक होता है, यानी धमनियों में रक्त ज़्यादा प्रवाहित होता है सिराओं की तुलना में। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, धमनी में ज़्यादा रक्त प्रवाहित होता है। तो आज का ये क्वेश्चन था दोस्तों, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन था, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो किसी भी पेपर में आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको करते रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।